पहले नमोकार मंत्र बोलेंगे और उसके बाद अपन आज संस्कृत का जो चैप्टर हमने शुरू किया था संस्कृत वर्णमाला वाला वो पूर्ण करेंगे। ठीक है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। संस्कृत वर्णमाला का पाठ हमने पिछले क्लास में लिया था। उसमें बताया था वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, एक एक अक्षर जो है उसको वर्ण कहते हैं। तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो क्या है ना, उसके चिन्ह, अकेला वो ध्वनि निकल नहीं वर्ण नहीं है ना, उसके जो चिन्ह हैं, उसको जो लिखने के चिन्ह हैं और बोलने के चिन्ह हैं, मतलब जिस तरह बोला जाता है तो वो वर्ण है, अक्षर। मुख से निकली किसी भी ध्वनि को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो वो वर्ण वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों, सभी तरह के जो वर्ण हैं उनका जो समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोगवाह बताया था। अयोगवाह जिसमें हलंत वाले और विसर्ग वाले, हलंत और विसर्ग वाले, जिसमें मतलब आहा अम और अनुस्वार भी, अनुस्वार हलंत और विसर्ग नहीं, सॉरी, हलंत वाला भी तो व्यंजन में ही आएगा है ना, लेकिन जो विसर्ग मतलब आहा और अनुस्वार, तो अनुस्वार और जो विसर्ग वाला है आहा, आहा जिसमें आएगा, ये दोनों अयोगवाह में आते हैं। ठीक है। तो स्वर कितने बताए थे संस्कृत में? स्वर बताए थे 13, 13 स्वर। अ आ इ उ इ आ रि री रि ए आई ओ, आई मतलब ए, ऐसा भी बोल सकते हैं। ए ओ ओ ओ, एकदम औ नहीं बोल के अपन लोग जब इसका उच्चारण किसी व्यंजन के साथ करते हैं तो औ नहीं बोलते, ओ है ना, ऐसे तरह से बोलते हैं। औरत है ना, औ औरत का, तो औरत बोला तो औरत थोड़ी बोलते हैं अपन, औरत है ना, इस तरह ओ ऐसा भी बोलते। और तीनों प्रकार के स्वर, इसमें जो स्वर हैं इनमें भी 3 प्रकार हैं स्वर। तो स्वर में 3 प्रकार कौन से? जो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, और एक और बताया था आपको प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें सबसे कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और वो कहलाता है ह्रस्व स्वर। तो ये कौन कौन से हैं वो? अ, ई, उ, री, ली। तो ये जो 5 हैं ये हैं ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर, तो आ ई उ री, री है ना, री तो ह्रस्व था, री ये दीर्घ में आएगा। अब संयुक्त स्वर कौन से हैं कि जो जो बच गए हैं वो सब संयुक्त स्वर हैं। कौन से? ई, ए ओ, मतलब ए आई ओ औ,
ये जो चार हैं ये हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, ये हमने चर्चा की थी। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बताया था आपको, जिसमें इनसे भी ज्यादा समय लगता है। देखो, ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना सब समय लगता है। और संयुक्त स्वर में तो वो स्वरों का मेल है, बस ये बताया है। समय तो जो दीर्घ स्वर में लगता है उतना ही इसमें लगता है। लेकिन ये स्वरों से मिलके बनते हैं। जैसे अ और ई मिलके ए बनता है, अ और ए मिलके ए बनता है, अ और उ मिलके ओ बनता है, अ और ओ मिलके औ बनता है, औ, है ना। इस तरह से ये संयुक्त स्वर है। अब प्लुत स्वर बताया था, ओ ऐसा और लंबा खींचते हैं तो 3 गुना समय लगेगा उसमें। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा। ह्रस्व स्वर से 2 गुना दीर्घ स्वर में, और उससे ह्रस्व स्वर से 3 गुना प्लुत स्वर में। उसको प्लुत बोला था। तो जैसे अपन संस्कृत में आते हैं ओ ऐसा, अथवा कहीं संधि हो जाने पर वो एस जैसे अवग्रह चिन्ह लगते हैं, तो वहां वो सब प्लुत है, प्लुत है ना। अब आते हैं व्यंजन पर। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33 मतलब 33। 3 33, 3 पे 3 33। ठीक, तो 33 होते हैं व्यंजन। अब वो किस तरह होते हैं 33? ये देखो, आपने ऐसे वर्ग सुने होंगे ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये तो होते हैं 5 वर्ग। 5 वर्ग मतलब व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा, और उसके बाद अंतस्थ, फिर ऊष्म, इस तरह बांटा गया है। तो ये व्यंजन के 3 प्रकार हो गए। जो वर्ग वाले हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, और जो अंतस्थ हैं वो तो अंतस्थ व्यंजन, और फिर ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब देखो कवर्ग। कवर्ग में क से शुरू होता है। क ये वर्ग है, मतलब ये 5 स्वर, 5 व्यंजनों का समूह है कवर्ग में। क, ख, ग, घ, ङ, है ना। न ऐसे नाक से बोलना पड़ेगा। ठीक, तो अब चवर्ग में तो ये देखना, आपने जब बोले तो क बोल, आप आवाज ध्यान से सुनना, कहां से ध्वनि निकलती है, कहां से ध्वनि निकल रही है, सुनना ध्यान से। क, ख, ग, घ, ङ, है ना। वो तो अनुस्वार हैं, तो उनको अभी उनकी वो भी हैं। ठीक है, तो उसमें मुंह से और नाक से ध्वनि निकलती है। नाक से ही निकल रही है अभी तो, न, है ना। तो नाक से निकलती है तो अनुस्वार, और अनुनासिक का भेद वो तो हिंदी में आता है, वो चंद्र बिंदी लगी रहती है। तो नाक और मुंह दोनों से निकलती हवा, तो वो उसको कहते हैं अनुनासिक। वो चर्चा हिंदी में करेंगे। अभी देखो यहाँ, तो क, ख, ग, घ, ङ, है ना। तो ये गले से ही ध्वनि निकली है। देखो, निकल रही, बोल के देख लो, गले से आवाज निकलती है। ये गले में वो ध्वनि टकराती है और निकलती है, बाकी कुछ नहीं होता, है ना। तो ये कहलाते हैं कंठ, बोलते हैं ना गले को कंठ, इसलिए कंठस्थ, कंठ वाले ये अक्षर हैं, कंठस्थ बोलेंगे इनको, कंठ। ठीक है, और उसके बाद देखो चवर्ग। देखो, अब बोलना कहां से बोल रहे हैं, देखना कहाँ जीभ टकराती है, कहां से ध्वनि निकलती है, वो देखना। तो च, छ,
ज, झ, न्या, न्या, है ना? तो ये देखो, च, 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 कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ये बताओ। कहाँ पर जीभ टकरा रही है बताओ। च जब बोलते हैं च, छ, ज, झ, न्या, तो च, छ, ज, झ पे जीभ कहाँ टकराती जाके? दांत पे टकराती है क्या? ये दांत से थोड़ा सा ऊपर, उसको बोलते हैं तालू। दांत से थोड़ा ऊपर, जो ऊपर का हिस्सा है ना, यह दांत, दांत के ऊपर होता है तालू। और बिल्कुल बिल्कुल जीभ जहां है, जीभ के जस्ट ऊपर, एकदम ऊपर, ये उसको बोलते हैं मूर्धा, मूर्ध। तो मूर्धा बोलते हैं उसको। तो दंत, तालु और मूर्ध, ध्यान सुनना। दंत, दांत, तो जो अक्षर बोलते हैं और दांत में जीभ टकराएगी तो समझना दंत है, वो दंत है। और यदि वो तालु में टकराएगी, दांत से जस्ट ऊपर जीभ टकरा रही है, आप देखो, है ना, तो उसको बोलेंगे तालु। और उसके भी और आगे, मतलब जीभ बिल्कुल सीधी ऊपर टकराए तो समझना मूर्ध है, मूर्धा। तो मूर्ध ने कहलाएंगे वो अक्षर। अब देखना, बोल के देखना, च, छ, ज, झ, च, कहां टकरा रही? दांत से थोड़ा सा ऊपर, तो वो बोले जाएंगे तालु, तालु वाले हैं ये, है ना। और तालु बोलेंगे इनको। और उसके बाद अब ट वर्ग पढ़ना, ध्यान से सुनना, इसको आप समझ लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ बोल के देखो कहां टकरा रही जीभ। देखो ट, ठ, ड, ढ, ण, कहां टकराई बोलो? बोलो, दांतों में टकराई, दांतों से थोड़ा ऊपर टकराई, या और ऊपर टकराई? समझ में आ रहा है कुछ? तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये दांत और से थोड़ा ऊपर गए तो वहां टकराया था च, छ, ज, झ में। और थोड़ा सा ऊपर गए तो वहां टकराया है ट, ठ, ड, ढ में, तो वो कहलाती मूर्धा। तो ये मूर्ध, मूर्ध ये व्यंजन है ना, मूर्धस्थ कहलाए, मूर्धा से उत्पन्न होते हैं। अब बताना जरा, त, थ, द, ध, न, ये कहां टकरा रहे हैं? मतलब ये जीव कहां टकरा रही, बता, कौन बताएगा? आरोही ने बताया दांत पे, तुम बताओ सुल्तान, बोल के देखो। त, थ, द, ध, न। मेरा ठ वाला इधर तलवे के भी ऊपर टकरा रहा है, बाकी शब्द दांत पे। नहीं तो त, थ से बोलो ना। त, थ था क्यों बोल रहे हो? था है धन का। इधर टकरा, ये ऊपर। त, ट, थ, द, थ, कहां टकराए? मेरा तो ऊपर। तुम्हारे तो नाक पे टकरा रहा होगा, जीभ सीधी नाक पे पहुंचती होगी, है? बोलो कहां टकराई, कौन? गुंजन बताएगी क्या? बोल के देखो ध्यान से। भैया जी, और दांत के ऊपर टकरा रही है जीभ जब हम बोल रहे हैं ट, और त में वो यहाँ पे टकरा रही है, यानी दांत से थोड़ा पीछे। हाँ, तो त, थ, द, ध, न, ये दांत पर टकराते हैं, इसलिए दंतस्थ कहलाएंगे, ये दंत, है ना। आया समझ में? और इसके बाद पवर्ग में बोल के दिखाना, बोल के देखो कहां कहां टकराती है जीभ। देखना, प, फ, ब, भ, म, बोलो कहां टकराई? भैया जी, जीभ में टकरा रही है, ओठ बार बार चिपक रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो कितना बढ़िया बताया, जवाब दिया। ऐसे समझदार बच्चे चाहिए हमें।
है ना। फिर से बोलो, बोल के देखो। प फ ब भ म। देखो, ना तो कंठ से कंठस्थ है, न दंत है, न तालु है, न मूर्धा है, ये होस्ट है। ओठ, ओठ, ओष्ठ बोलते हैं ना इनको, होस्ट, ओष्ठ। तो ओष्ठ है ये, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठों से बोले जाने वाले, वो है ना। प फ ब भ म, समझ आया। ये पूरे वैज्ञानिक हैं, मतलब भारत की जो भाषाएं हैं ये पूरी वैज्ञानिक भाषाएं हैं, है ना। इनके उच्चारण के स्थान भी बिल्कुल निश्चित हैं, ठीक है। तो और यहाँ कोई साइलेंट वायलेंट नहीं होता हमारे यहाँ, है ना। संधि होती, समास होती, सब होता है, लेकिन कोई पता चला KNOW, अब क्या पढ़े, कोई जिंदगी भर कभी पढ़ा ही नहीं हो तो वो कैसे पढ़ेगा। उसने तो बस ये पढ़ा है कि NANOW पढ़ा है, उनका कैसे उच्चारण करना चाहिए वो पढ़ा है, लेकिन इसको क्या पढ़े और अगला शब्द आ जाए तो उसको क्या पढ़े, ये हर चीज सीखनी पड़ जाती है। तो किनो तो नहीं बोलेंगे, किनो, किनाव, किनाव तो नहीं बोलेंगे ना। तो के भी साइलेंट है। भैया जी उसे नो बोलेंगे क्योंकि हाँ, उसमें के साइलेंट रहता है। के साइलेंट है और W भी साइलेंट ही है, तो NO नो बचा, है ना। लिखेंगे KNOW और पढ़ेंगे नो। अब देखना DO डू और GO गो। गो, क्यों, और कुछ बोल लो ना, जैसे DO डू बोला ऐसे GO जो, जू, नहीं बोलोगे ना। अभी बोलना भी नहीं है, ये किसी भाषा का अपमान नहीं है, लेकिन यहाँ ये समझना है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है और हमारी जो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी हो या प्राकृत हो या और भी अनेक, तमिल तेलुगु वगैरह जितनी भी, सब वैज्ञानिक भाषाएं हैं। इसमें ये संस्कृत पर अपन बात कर रहे हैं। तो ये हुआ पवर्ग, पवर्ग है होस्ट, होस्ट है, होष्ठस्थ, है ना। अब इस देखना य र ल व, सुनना ध्यान से रुतांश, जब य र ल व बोला है तब कहाँ क्या हुआ है ये बताओ। उससे नाम पड़ेगा उसका, ये नाम भी वैज्ञानिक है पूरे, मतलब प्रैक्टिकल नाम है ये। ऐसा नहीं है कि मैं तो जीभ नहीं टकराई है कहीं भी नहीं टकरा रही, बीच ही में घूम रही ऐसी ऐसी बीच में, है ना। जी भैया जी। यरलवा, यरलवा, तो ये कहलाते हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर डोल रही ना वो जीव, ऊपर भी टकराती नहीं नीचे भी टकराती नहीं, तो कहते हैं अंदर अंदर हो रही है, तो अंतस्थ, इनका नाम है अंतस्थ। यरलवा, तो वहीं 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 घूम रही है, ना एकदम ऊपर टकराती ना एकदम नीचे टकराती, बीच बीच में घूमती रहती है। देखो बोल के, र में दोनों पे टकरा रही है। आपकी बात अलग है, आप कहीं भी नाक पे टकरा सकते। र, अच्छे से बोलो ना, र, य र ल व, है ना। ये वही वही ऐसी घूम रही है, जी भैया जी नहीं टकरा टकरा। भी जाए तो इतनी नहीं टकरा रही, लेकिन जैसे उनमें टकराती है, समझ में आया। तो ये कहलाता अंतस्थ, अंदर ही अंदर घूम रही है जीव, है ना। तो ऐसे याद रखना, आप कभी कोई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे और हिंदी वाले में ये विषय आते हैं, ये पूछे जाते हैं वहां कंपटीशन एग्जाम्स में, तो आपको आ जाएगा ये, ध्यान बस रटना नहीं, समझना तो आ जाएगा। अब बताना, शा, स, श्रा, शा, है ना। ह, ये क्या है, इसमें कितनी सारी हवा निकल रही है, देखो निकल रही है, उष्ण मतलब गर्म हवा निकल रही है। भैया जी ना जीभ टकरा रही है ना ओठ चिपक रहा है। हाँ देखो, शा, ये शा बोलते हैं जब शक्कर वाला शा, तो यहाँ पर दांत से थोड़ा ऊपर जो तालु कहलाता है, वहां जाके हल्की सी जीभ टकराती है और हवा ज्यादा निकलती है इसमें, शा, है ना। और दूसरा सा जो षटकोण वाला है, उसमें जीभ ऊपर जाके लगती है, शा, शा, है ना। तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य सकार,
ध्यान से सुनना, शक्कर वाले सा को बोलते हैं तालब्ध, क्योंकि वो तालु से टकराता है, तो तालब्ध सकार है ना। और फिर षटकोण वाला ऊपर मूर्धा से टकराता है तो मूर्धन्य सकार। और अब ये सड़क वाला सा बोल के देखो, स स दांत से टकराया, देखो दांत, स सड़क, सड़क बोलो तो दांत, इसलिए उसको बोलते हैं दंत सकार, दंत सकार। समझ में आया। और कितनी ऊष्मा निकल रही है, निकल रही। तो ये चारों जो हैं ये ऊष्म कहलाते हैं। इस तरह ये व्यंजन है, ये इतने तरह के हो गए। पहले तो जितने वर्ग वाले हैं, 5 वर्ग वाले, सब हैं स्पर्श व्यंजन। और तो इसमें अलग अलग जगह स्पर्श करती है जीव या हवा, कहाँ कहाँ स्पर्श करती है। तो देखो इसमें लिखा है, जिन व्यंजनों को बोलने पर जीव कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन करती है? हवा, वायु। ठीक है। अब सभी वर्गों में 5-5 अक्षर हैं। अब उसके बाद अंतस्थ में 4 हैं, तो अंतस्थ व्यंजन। पर ऊष्म में भी 4 हैं। फिर इसके बाद ये व्यंजन तो इतने ही हैं। अब हलंत वाले व्यंजन भी आप चाहो तो अलग कर लो, लेकिन वो तो सब उसी में शामिल हैं, वर्ग में, सब इन्हीं में से आएंगे व्यंजनों में। हलंत लगी हो, हलंत देखी, आधा अक्षर होता है उसमें, उसको हलंत लगा के, क, तो क जो है उसमें हलंत लगा के लिख दो, तो इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है। जी संस्कृत में ज्यादातर हलंत लगाते ही है। हाँ बराबर। इसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे श, क्षत्रिय वाला छ जो है, ये किससे मिलके बना है? इससे मिलके बना है। हाँ, क और श। कौन सा सा? भैया जी त्रा, ता और रा से मिलकर बना है। नहीं, क्षत्रिय वाला जो छ है वो क लिख लो, क आधा, क आधा और प्लस लगाओ श। कौन सा? मूर्धन्य सकार, मतलब षटकोण वाला सा। तो उन दोनों को मिला के क्ष बनता है। भैया जी मैं ये कह रही थी कि जो त्रा त्रिशूल का होता है ना, वो ता और रा से मिलकर बनता है। हाँ, तो त्रा त्रिशूल का ता और रा से मिलकर बनता, सही बताया। अब ज्ञा बताओ। ग और य से नहीं, आधा ग और य से मिलके बनता है। ज्ञा कैसे बनता बताओ? आधा ग, आधा ग और आधा य और गा से। नहीं, ज्ञा होता है, लिखा ना टा ठा डा डा, नहीं ठा नहीं, च छ ज झ ञ, जो यहाँ च वर्ग में आया है वो पंचम अक्षर, ज के बाद वो आता है, जुड़ता है तो बनता है ज्ञा। ठीक है। और श शकर वाला और र, श और र तो बनता है श्रा, श्रा, सा में रा, श्रा में रा बनाते तो श्रा बनता है। और जो विद्या, विद्या होता है ना द्या, तो द्या में द और या, द और या मिला के बनता है द्या। उसमें अ भी है, आ तो समय में लगेगा, स्वर भी है साथ में। ठीक है, तो द्य। इस तरह से ये हो गए संयुक्त व्यंजन। और भी अनेक संयुक्त व्यंजन बन सकते हैं, जितने भी 2 व्यंजन, एक आधा और एक पूरा हो व्यंजन, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह व्यंजनों की चर्चा की हमने। और फिर अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह कौन से हैं? बताया था आपको शुरू में ही, अनुस्वार और विसर्ग वाले जो हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, अर्थात जो अकेले नहीं बोले जाते, वे अयोगवाह कहलाते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग वाले जो शब्द हैं वे मतलब अनुस्वार और विसर्ग वाले शब्द नहीं, जैसे संवाद, संस्कृत, पुष्पम, तो ये पंचम अक्षर जितने हैं ना,
सभी वर्गों के 5 वर्गों के, वो कहलाते हैं अनुस्वार। और विसर्ग अलग है, जैसे रामः है ना, कृष्णः, रामः, हरिः आदि। तो ये विसर्ग है अ वाली, वो है विसर्ग। तो ये दोनों कहलाते हैं अयोगवाह। इस प्रकार और ये हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह है, ये 3 तरह के अक्षरों की चर्चा की। और इसके बाद आपको पता ही है कि जितने हमारे जो स्वर हैं, 13 स्वर है ना, तो 13 स्वरों का उपयोग मात्राओं के रूप में भी किया जाता है ना। स्वतंत्र भी उपयोग किए जाते हैं और मात्राओं के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। उसको जैसे आ की मात्रा लगा दी तो आ, है ना, क में आ की मात्रा लगाई तो का, ऐसा हो गया कि नहीं? सिर्फ जो ह्रस्व आ है वो मात्रा नहीं कहलाता। जैसे क है ना, कबूतर, तो क यहाँ पर वो का के अंदर भी अ है, लेकिन वो मात्रा नहीं कहलाएगा। वो जो ह्रस्व अ है ना, वो मात्रा में नहीं गिना जाता। इसके बाद सभी गिने जाएंगे, है ना। जैसे आ, तो आ की मात्रा लगाते हैं ई, तो छोटी ई की मात्रा लगाते हैं ई, तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ऐसे सभी की मात्राएं बनती हैं। और इस तरह से हमने आज ये वर्णमाला का पूरा डिस्कशन किया, चर्चा की। और आपको समझ में आया होगा, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो 13 और 33 मिला के कितने होंगे? 13 + 33 = कितने हुए बताओ? 3 + 3 6 और 1 + 3 4, तो 46, मतलब 46। ठीक है ना। तो 46 अक्षर होते हैं कुल मिला के। और अयोगवाह के भी 2 जोड़ लो, है ना, तो और बढ़ जाएंगे। वैसे और भी अगर संयुक्त भी जोड़ लिए जाते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मूल रूप से 13 और 33 मिला के 46 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और आप इसका अच्छा अभ्यास करें, बोलने का, उच्चारण का अच्छा अभ्यास करें। ये इस तरह अपन ने आज संस्कृत का एक चैप्टर पूरा किया। संस्कृत वर्णमाला 2 पीरियड में ये एक चैप्टर हो गया। सभी अच्छे से संस्कृत भी सीखें और अपने देश की भाषाओं को सीखें। संस्कृत सीखने से बहुत फायदे हैं, है ना। अपनी देश की भाषाएं तो आ ही जाती हैं, क्योंकि सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द जरूर मिलेंगे आपको। इसके अलावा अब हमारी बुद्धि भी निर्मल होती है, हमारे मुख से उच्चारण भी सुधरते हैं। तो कोई भी भाषा फिर हम सीख सकते हैं। तो ऐसी इसके अंदर अनेक गुण हैं। इसलिए हम सबको अच्छी तरह से संस्कृत भाषा को सीखना चाहिए। और इस तरह से अपन आज की क्लास को पूरे करते हैं। कुछ पूछना है क्या? नहीं, ठीक है, चलिए।